स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म कर दो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। चलो, इज द स्क्रीन विजिबल स्टूडेंट्स? यस सर। ओके चलो। सो मैग्नेटिक फोर्स, राइट? तो स्टूडेंट्स देखोगे ये मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है सबसे पहले, राइट? सो ये भी एक एक्सपेरिमेंट जो बेसिकली ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट है उसी का एक पार्ट है, अगर ध्यान से देखोगे तो बेसिकली देखो एक्सपेरिमेंट है क्या। तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके, सपोज कि अगर आपके पास यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी एक जनरल शेप का कंसिडर कर लिए, और मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर में करंट जो है ये कुछ आई बह रहा है, राइट स्टूडेंट्स? इस पर्टिकुलर में जो करंट बह रहा है वो कुछ आई बह रहा है, ओके स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ, है ना? और मान लो कि हम पूरे जो आपके पास ये जो कंडक्टर है पूरे कंडक्टर का बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतने एक छोटे से एलिमेंट्स का बात करेंगे। मान लो इस छोटा सा जो एलिमेंट है इस कंडक्टर का, उसका लेंथ dl है स्टूडेंट्स, राइट? तो उसका लेंथ क्या है बच्चों? तो dl है। तो बेसिकली क्या है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो करंट एलिमेंट होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपका करंट एलिमेंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। उसको हम थोड़ा मार्क कर देते हैं। देखो बच्चों, देखो ध्यान से। तो आपका जो करंट एलिमेंट होगा ऑब्वियसली बात है ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इधर कहीं होगा, राइट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, ऐसे हम यहाँ पे मार्क कर दिए। तो दिस इज बेसिकली द डीएल वेक्टर, कुछ ऐसे हो गया, ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना? दिस इज बेसिकली, है ना, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो जहाँ पे करंट डायरेक्शन होता है। बेसिकली डीएल जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ करंट है, ऐसा हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, राइट? और अगर ध्यान से देखोगे तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस वायर की वजह से, मतलब इस वायर नहीं, जो छोटा सा जो एलिमेंट है, इस छोटा सा एलिमेंट की वजह से अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना, मान लो मैग्नेटिक फील्ड, और जो डिस्टेंस बेसिकली जो है वो सपोज बेसिकली आर वेक्टर है स्टूडेंट्स, ओके? वो जो डिस्टेंस है वो आर वेक्टर है एंड आर टास्क इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो आपको समझ आएगा, इस छोटा सा करंट एलिमेंट की वजह से, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से ऑब्वियसली इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब एज पर द रूल हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो मान लो इस पर्टिकुलर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, और हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है, तो खैर उसका कैलकुलेशन से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? μ0/4 आइडियल साइन अल्फा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये एलिमेंट की वजह से ही होता है एज पर बायो-सेवर्ट लॉ। लेकिन हम लोग को इतना पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा स्टूडेंट्स, राइट? अब बेसिकली क्या कर दिया गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया गया। बात समझ गए? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया गया और देखा गया कि जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, मतलब v इज इक्वल टू 0 है, मतलब इस चार्ज पार्टिकल के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना? तो जब इस चार्ज पार्टिकल के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो हम ये देखें, ये ऑब्जर्व किया गया कि चार्ज पार्टिकल अपने ही जगह पे रखा हुआ था। बात समझ गए? चार्ज पार्टिकल अपने ही जगह पे रखा हुआ था, इसका मतलब उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स बेसिकली 0 था स्टूडेंट्स, ठीक है ना? समझ आया? मतलब जब चार्ज पार्टिकल पे वेलोसिटी कितना है, 0 है, मतलब जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि चार्ज पार्टिकल के पे कोई भी फोर्स नहीं लगा, चार्ज पार्टिकल अपने ही जगह पे रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल के अंदर एक वेलोसिटी आ गया, जैसे इस चार्ज पार्टिकल के अंदर एक क्या आ गया स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी आ गया। मान लो चार्ज पार्टिकल के अंदर ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी आ गया, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया स्टूडेंट्स, है ना? सोचो, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि रूल, मतलब बेसिकली इस चार्ज पार्टिकल को कहाँ जाना चाहिए था, चार्ज पार्टिकल को जैसे वेलोसिटी आया होगा तो चार्ज पार्टिकल को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन चार्ज पार्टिकल जो था इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं गया। वो चार्ज पार्टिकल कहाँ गया, तो चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से मुड़ गया बच्चों, ठीक है ना? जो चार्ज पार्टिकल था वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब यहाँ से कुछ ऐसे, ये ऐसे मुड़ गया, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मुड़ गया। एक्चुअली चार्ज पार्टिकल को जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, बिकॉज चार्ज पार्टिकल में अगर ऊपर वेलोसिटी आया तो ऑब्वियसली बात है चार्ज पार्टिकल को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट नहीं जाके चार्ज पार्टिकल जो था वो ऐसे कुछ मुड़ गया, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मुड़ गया चार्ज पार्टिकल, राइट? तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जो है वो मुड़ गया, ओके? तो अगर इस चार्ज पार्टिकल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुड़ा है तो इसका मतलब लॉजिकली है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स काम किया होगा। बात समझिए, कोई फोर्स काम किया होगा। इस फोर्स की वजह से ही जो है वो चार्ज पार्टिकल जो है, वेलोसिटी का काम है चार्ज पार्टिकल को ऊपर लेके जाना, फोर्स का काम है चार्ज पार्टिकल को इधर लेके जाना, तो एज अ रिजल्ट चार्ज पार्टिकल कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुड़ा होगा। तो ऐसा हम लोग सोचे, मतलब ऐसा हम लोग ऑब्जर्व किए एक्सपेरिमेंटली, राइट स्टूडेंट्स? समझ में आया?
तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या था कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल के पास मोशन आया तो इस पर एक फोर्स लग गया, मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना मोशन किया, मतलब चार्ज पार्टिकल में फोर्स लग गया। बात समझ में आया? ये ऑब्जर्वेशन था, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या था, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, है ना। क्या ऑब्जर्वेशन था कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, देखोगे बच्चों, ठीक है ना, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक है ना, ऐसा ऑब्जर्वेशन था, इज एट रेस्ट, देन इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, देन इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ऐसा हम लोग यहाँ पे देखें, नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ऐसा बोल सकते हैं, ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया। बात समझ गए? व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अब ये देखा गया कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल जो था यहाँ पे, है ना, चार्ज पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी, जब चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दिया गया, इज गिवन वेलोसिटी, देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, ऐसा देखा गया कि ये फोर्स एक्सपीरियंस किया, समझ गए, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से बेंड हो गया, राइट। इट देन द चार्ज पार्टिकल, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, ऐसा हम लोग यहाँ पे देखें, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, राइट स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस फोर्स, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस किया, ऐसे हम लोग यहाँ पे देखें, राइट बच्चों। ये आपको ऑब्जर्वेशन समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो, क्या ऑब्जर्व किए, समझ गए? अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहले अब हमको इस पर्टिकुलर चीज़ को समझना है, तो इसके पीछे का रीज़न हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स कि जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, मतलब चार्ज पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी नहीं था, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 था, तो हम आपको सिखाए थे कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज हैविंग वेलोसिटी इक्वल टू 0, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्टूडेंट्स, है कि नहीं। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली बात है कि इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में जब चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी 0 था तो उससे में उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है स्टूडेंट्स, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर आपको दिख रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसके पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल टू 0 है, मतलब ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर और ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल। आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके पास नहीं बनता है, ऐसा हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। बात समझ आया हम क्या बोले, यस और नो? आई रिपीट वंस अगेन स्टूडेंट्स कि कभी भी चार्ज पार्टिकल के पास अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर 0 होता है स्टूडेंट्स चार्ज पार्टिकल के पास, तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब हम लोग ऐसा जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब जब चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आएगा, राइट, इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है स्टूडेंट्स। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कंफर्म करो बच्चों, ठीक है। यस सर। हाँ, ऐसा हम लोग पढ़े थे बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर हम लोग बात करें, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, सुनोगे ध्यान से, ओके। सो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या होगा, अगर हम लोग इस करंट कैरिंग कंडक्टर का बात करें तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसके पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा, मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बोलोगे सर कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके पास हो सकता है, आप डेफिनेटली ये सवाल उठाओगे कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। कैसे बोलोगे स्टूडेंट्स कि मान लो कि अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ऐसे अगर बोले स्टूडेंट्स, मतलब सॉरी करंट जो है ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, है ना।
करंट डायरेक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स सोचो, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर घुसा, मतलब इस जंक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन घुसा उतना इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एंड से बाहर निकल गया, मतलब ए से जितना इलेक्ट्रॉन घुसा उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बी से बाहर निकल गया, मतलब इस ए बी रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन रुका नहीं। तो अगर इस पर्टिकुलर रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन रुकता तब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनता, जितना इलेक्ट्रॉन घुसा उतना ही निकल गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन रुका नहीं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। समझ गए? तो अब हम लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको यहाँ समझ आएगा स्टूडेंट्स, सुनोगे ध्यान से। तो हम क्या देखें कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो था वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर विल ओनली प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट विल ओनली प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब ऐसे हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इंटरेक्शन नहीं होता या इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो उसके पास कोई भी फोर्स नहीं लगा। बात समझ आया बच्चों, है ना। बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देता है स्टूडेंट्स, एंड चार्ज एट रेस्ट जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। बात समझ में आया? तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, नील इंटरेक्शन की वजह से जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो इसके पास कोई भी फोर्स नहीं लगा। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो बोलो, अरे बच्चों बोलिए हाँ या ना। हाँ चलो, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना, तो उसके पास कोई भी फोर्स नहीं लगा, हाँ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अब सुनना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट इस पे क्या बात कर सकते हैं। अगर थोड़े से ध्यान से देखो कि जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आया स्टूडेंट्स, तो हम आपको बताए थे कि जब चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आता है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आएगा तो इट विल हैव मैग्नेटिक फील्ड ओनली, इसके पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है स्टूडेंट्स। चार्ज पार्टिकल विल ओनली हैव मैग्नेटिक फील्ड। और करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है ना, जो करंट कैरिंग कंडक्टर इट विल, अभी हम आपको समझाए कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोले, ठीक है ना। जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियसली बात है चार्ज पार्टिकल एट मोशन विल प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो फोर्स आया ये दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से आया, है ना। तो समझ में आया, ये जो फोर्स प्रोवाइड हुआ होगा, ऐसे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए, ऐसे हम लोग यहाँ पे देखे कि ऑब्वियसली ये जो फोर्स काम किया होगा, ये जो फोर्स है इन दोनों के मैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से काम किया होगा, इन दोनों के मैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से काम किया गया होगा, इसलिए इसका हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोले। बात समझ में आया? जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, एंड करंट कैरिंग कंडक्टर विल ओनली प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम लोग बोले जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो उसके पास कोई भी फोर्स नहीं लगा। जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ गया स्टूडेंट्स तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, क्योंकि आपको पता है चार्ज पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी विल प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, से जो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया, अगर हम आपको बोले ये जो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया स्टूडेंट्स, this force is due to the magnetic interaction between the current between the magnetic field of current carrying conductor and the magnetic field of charge particle at motion। तो इसीलिए इस फोर्स का नाम दिया गया स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। हैव यू अंडरस्टैंड? यस और नो बच्चों बोलिए, समझ आया बच्चों? यस सर। हाँ, तो इसका रीजन को अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग ऐसा ऑब्जर्व किए, ठीक है ना। तो देखो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि when the charge particle is at rest, when the charge particle is at rest, बात समझेंगे स्टूडेंट, when the charge particle is at rest, charge particle is at rest, ऐसा बोल सकते हैं कि when the charge particle is at rest, ऐसा बोल सकते हैं। it does not experience any force, ऐसा बोल सकते हैं, it does not experience any force, it does not experience any force, ऐसा बोल सकते हैं। when the charge particle is at rest, it does not experience any force because, ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, because charge particle at rest, because charge particle at rest will only provide
इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट विल ओनली प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट होता है ना, विल ओनली प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर and current carrying conductor will provide only magnetic field। समझ गए ना, only magnetic field, समझ गए। और हम लोग को समझ में आया कि there is no such interaction between electric and magnetic field, there is no such interaction between electric there is no such interaction between electric and magnetic field। समझ गए स्टूडेंट, there is no such interaction between electric and magnetic field, ऐसा बोल सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स, देयर इज नो सच इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं सो द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है ना विल नॉट प्रोवाइड एनी फोर्स, ऐसा बोल सकते हैं। समझ गए, तो बिकॉज तो लिख ही दिया, जरूरत क्या इसको लिखने का, इसलिए समझ में आया स्टूडेंट्स। चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट क्यों फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, यस और नो बच्चों? यस सर। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, तो देखोगे ध्यान से कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज एट मोशन, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज एट मोशन, समझ गए, when the charge particle is at motion, जब चार्ज पार्टिकल किस पे होगा स्टूडेंट्स, मोशन में होगा, इट विल चार्ज पार्टिकल एट मोशन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, चार्ज पार्टिकल एट मोशन, when the charge particle is at motion it will experience force because charge particle at motion ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल एट मोशन will provide magnetic field and current carrying conductor will also provide magnetic field। ठीक है ना, तो दिस फोर्स ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, या द ऑब्जर्व फोर्स इज ड्यू टू द magnetic interaction between magnetic field of charge particle, ठीक है ना, ड्यू टू द मैग्नेटिक इंटरेक्शन between magnetic field of charge particle and the magnetic field of current carrying conductor, ऐसे बोल सकते हैं, current carrying conductor। so this force is called, ऐसा बोल सकते हैं, so this force is called मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो बोलो, स्टेटमेंट समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से ठीक है ना, ये मतलब ये दो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, इसको हम बढ़िया से ऐसा क्यों हुआ ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब एक चीज़ देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखा होगा कि यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में है
और पोजीशन वेक्टर जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स बोलो, क्योंकि आपको पता है आपको डीएल से आर की तरफ घुमाना है हाथ को। चलो कर्ल ऑफ फिंगर को अगर डीएल से आर की तरफ घुमा रहे हो तो थंब कहाँ आ रहा है, अंदर की बाहर, जल्दी बोल दो बच्चों। सर आउटवर्ड। आउटवर्ड आ रहा है, ठीक से देखो तो डीएल से आर की तरफ घुमाओ, थंब कहाँ आ रहा है, अरे बोलो बच्चों, डीएल से आर की तरफ घुमाओ, थंब कहाँ आ रहा है बच्चों, सर इनवर्ड। इनवर्ड आ रहा है ना आपको, देखो ना यहाँ पे। ऑब्वियसली जब आप अपने कर्ल ऑफ फिंगर के, राइट हैंड के कर्ल ऑफ फिंगर को, लेफ्ट हैंड के नहीं, है ना, बिकॉज ये तो आपको सिखाए थे कि वो राइट हैंड से आता है। तो आपको देखो राइट हैंड के कर्ल ऑफ फिंगर को अगर इधर घुमा रहे हो तो थंब आपका देखो अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। घुमा के देखो डीएल से आर की तरफ घुमाओ, कर्ल ऑफ फिंगर को डीएल से आर की तरफ घुमाओ बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, अंदर, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना बच्चों। अरे यस और नो बोलो। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऑब्जर्व किए, राइट, दिस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में, मतलब अंदर की तरफ है, ऐसा हम लोग यहाँ पे है, मतलब ऐसा हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि अभी हम लोग का नेक्स्ट टास्क है। ये तो हमको समझ में आया कि दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्स यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ इसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं बच्चों। दिस फोर्स इज नेम्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। अब अगला टास्क ये है कि हम लोग को ये मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है बच्चों, समझ गए। सो वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो यहाँ पे तो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स या फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, राइट। एक्सप्रेशन नहीं, बेटर है फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स। देखो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स, राइट बच्चों। अरे यस और नो कुछ तो बोलो, फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स निकालने बोले हैं। हाँ चलो ध्यान से देखना बच्चों, फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स। अब इसको बेसिकली हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, थोड़े ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व किए। सबसे पहले देखो ऊपर में हमने क्या क्या देखा, ऊपर वाले में देखना। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रखा था स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था। यहाँ पे हमने देखा दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, हम इस मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं। तो हमने देखा मैग्नेटिक, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। दूसरा क्या देखा बच्चों कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी डाला गया, है ना। इस चार्ज पार्टिकल को दूसरा ये ऑब्जर्व किए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इस चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी डाला। तो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाला, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी डाला है स्टूडेंट्स। कितना वेलोसिटी डाला है, तो v वेलोसिटी डाला है कि नहीं बच्चों, है ना। जब इस चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी डाला तो मेरा ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से था कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम गया, ये ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स, है कि नहीं। ये चार्ज पार्टिकल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम गया, तो ऑब्वियसली बात है घूमा तो इसका मतलब इसमें फोर्स जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा होगा। जिसका भी माइक अनम्यूटेड है म्यूट कर लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ फोर्स इस तरीके से है, दिस इज बेसिकली द फोर्स। तो फोर्स कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा, है ना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इधर घुमा होगा। अगर चार्ज पार्टिकल इधर घुमा, जैसे कि हमने ऑब्जर्वेशन में देखा इधर घुमा, तो ऑब्वियसली है आपका जो फोर्स है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा होगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। दिस फोर्स इज बेसिकली नोन एज मैग्नेटिक फोर्स स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स। अरे यस और नो स्टूडेंट्स कुछ तो बोलो, यही चीज़ ना यहाँ पे हम लोग देखे ऑब्जर्व किए, है कि नहीं। यस सर। हाँ, अब एक चीज़ लॉजिकली सोचना है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में। क्या बी भी और बी भी और एफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे का। अरे यस और नो बच्चों, अरे बोलो बच्चों, आपने देखा ना कि बी भी और ये जो है, जैसे बी तुम्हारे पास अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर है, तो इसका मतलब लॉजिकल बात है बी और भी के बीच में एंगल 90 डिग्री है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बी परपेंडिकुलर टू भी परपेंडिकुलर टू एफ। यस और नो, तीनों जो आपके पास वेक्टर्स है ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अरे हाँ या ना बोलो बच्चों, हाँ चलो गुड। यस सर। हाँ, अब देखो एक्सपेरिमेंटली हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किए उसको देखते हैं हम लोग, है ना। एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व, देखोगे स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व। समझ गए क्या ऑब्जर्व किए एक्सपेरिमेंटली।
सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन था, ये जो आपके पास फोर्स है दिस इज प्रोपोर्शनल टू भी, ये फोर्स जो है ये भी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा देखा, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा, एक्सपेरिमेंटली हम लोग देख रहे हैं, इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है ये फोर्स उतना ज़्यादा होगा। इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा तो फोर्स जो है उतना ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा फोर्स जो है उतना ज़्यादा होगा। मतलब सारा का सारा हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए कि अगर F इज़ प्रोपोर्शनल टू भी, जैसे हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऐसा ऑब्जर्व किए कि अगर F इज़ प्रोपोर्शनल टू भी मतलब वेलोसिटी ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, फोर्स जो चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, ठीक है ना। और ऐसा ऑब्जर्व किए चार्ज पार्टिकल का, ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल का क्या हो गया स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तो ऑब्वियसली बात है कि फोर्स ज़्यादा। तो ये तीन चीज़ हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए बच्चों, राइट। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, यस और नो बोलो। यस सर। अब सोचो अगर इन तीनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, तो Q भी B हो गया, इक्वल टू नहीं प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q भी B, ऐसा बोल सकते हैं, समझ गए, F इज प्रोपोर्शनल टू Q भी B। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, K Q भी B, ऐसा हो गया F इज इक्वल टू, हम लोग को पता है स्टूडेंट्स कि फॉर SI सिस्टम जो होता है SI सिस्टम में, ठीक है ना, फॉर SI सिस्टम K इज इक्वल टू 1, इस तरीके से हुआ। तो अगर SI सिस्टम में K का वैल्यू हम लोग 1 हो गया तो F इज इक्वल टू आया Q भी B। तो ये हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए, लेकिन ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब भी B और Q म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब भी और B के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बात समझ गए, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन हम लोगों को तो कुछ जनरल फार्मूला बनाना है जिसमें भी और बी के बीच का कुछ एंगल है, उसके लिए भी फोर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग एक जनरलाइज्ड फार्मूला बनाने के बारे में सोचते हैं, राइट बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक जनरलाइज्ड फार्मूला बनाने के बारे में सोचते हैं। देखो यहाँ पे उफ, ठीक है, एक जनरलाइज्ड फार्मूला बनाने के बारे में सोचते हैं, जनरलाइज्ड फार्मूला। देखो स्टूडेंट्स, जनरलाइज्ड फार्मूला, बात समझ आया बच्चों। अब देखो ये जनरलाइज्ड फार्मूला हम लोग कैसे, किस तरीके से इसको सोचेंगे, राइट। हम लोग जैसे कि जनरलाइज्ड फार्मूला, क्योंकि आपको पता है कि इस सिचुएशन में भी और बी जो है वो परपेंडिकुलर है। इस सिचुएशन में हमको ऐसा दिख रहा है कि भी जो है वो परपेंडिकुलर है बी का, है ना, भी और बी 90 डिग्री, तब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे F इज इक्वल टू Q भी लिखे। तो इसको अगर जनरलाइज्ड फार्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या किए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा, तो दिस इज बेसिकली अ मैग्नेटिक फील्ड, जो जिसको हम लोग B वेक्टर बोल दिए, राइट। और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को हमने कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी डाल दिया, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ चार्ज पार्टिकल को कुछ इधर वेलोसिटी डाल दिया, और ये वाला एंगल जो है दिस एंगल इज थीटा, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोले, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि अब B और V के बीच में एंगल आ गया है ना, लेकिन ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब भी और B परपेंडिकुलर है Q भी B, लेकिन अभी तो इसके बीच में एंगल आ गया। तो ऑब्वियसली बात है जैसे इसके पास एंगल आएगा स्टूडेंट्स तो इस भी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो एक कंपोनेंट जो है, सपोज इसको दूसरे कलर से हम बना देते हैं स्टूडेंट्स, है ना, इसके पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो एक कंपोनेंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा और एक कंपोनेंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इधर का जो कंपोनेंट होगा ये बेसिकली भी कॉस थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट होगा दिस इज बेसिकली भी साइन थीटा, भी कॉस थीटा और भी साइन थीटा, समझ में आया। तो लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या सीखे कि जब हम लोग ये फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो देखोगे स्टूडेंट्स, तो जब हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लगाना है तो चार्ज पार्टिकल में तो Q तो वही गिवन है, वही चार्ज पार्टिकल प्लस Q चार्ज पार्टिकल को ही हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी डाल दिए, ओके। अब ध्यान से देखिए, तो जब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अगर हमको अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अगर हमको अप्लाई करना है तो भी और B परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि भी का वो कंपोनेंट हम लोगों को लिखना है जो कंपोनेंट बी का परपेंडिकुलर है। तो कौन सा कंपोनेंट, भी का कौन सा कंपोनेंट बी का परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली ये भी साइन थीटा, ये तो नहीं है, तो ये बेसिकली बेकार है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, उसका बाद में यूज़ होगा जो हम आपको फर्दर समझाएंगे, जब चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे भी के जगह पे वी कैन राइट स्टूडेंट्स
भी साइन थीटा, है ना, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन जब भी इज परपेंडिकुलर टू बी। तो ऑब्वियसली बात है अगर वेलोसिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो ये फॉर्मूला लगाते वक्त भी का वो वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट वो वाला कंपोनेंट क्या है, भी साइन थीटा है स्टूडेंट्स, है कि नहीं, समझ आया बच्चों। अरे यस और नो कुछ तो बोलो, ये हम क्या लिखे। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा, है ना, तो ऐसे हो सकता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड दिस विल बिकम क्यू भी साइन थीटा, है कि नहीं। F इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू भी साइन थीटा। तो हम लोग के पास जो यहाँ पे फॉर्मूला बना तो F इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा, कुछ इस तरीके से F इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना, राइट, ऐसे हम लोग यहाँ पे देखें, राइट, F इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। अब लॉजिकली सोचना, तो अब क्या होता है कि ये आप अगर ध्यान से अगर आपको कुछ बात याद होगा तो आपको पता है हम लोग एक डॉट बी लिखते थे, तो ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला था, तो ए बी कॉस थीटा था, है कि नहीं स्टूडेंट्स। एक हम लोग लिखते थे ए क्रॉस बी, तो अगर आपको याद है कि ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको हम लोग ए बी साइन थीटा लिखते थे। यस और नो बच्चों, अरे बोलिए यस और समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। यस सर। हाँ, तो बच्चों देखिए, Yes, हाँ, जब हम लोग ए डॉट बी लिखते थे तो इसको हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते थे, जब हम लोग ए क्रॉस बी लिखते थे तो ए बी साइन थीटा लिखते थे। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड, दिस वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, साथ में साइन थीटा है। तो ऑब्वियसली बात है ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, अगर कॉस होता तो डॉट प्रोडक्ट होता, है ना। लेकिन जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट हुआ स्टूडेंट्स, तो क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये हमारे पास आपको हमेशा क्या देता है स्टूडेंट्स, तो वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो आपको ये बात पता है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, ठीक है ना, और ध्यान से अगर देखो तो अगर आपके पास दिस इज बेसिकली ए वेक्टर और ये बेसिकली बी वेक्टर स्टूडेंट्स, तो सोचो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या आपको कर्ल ऑफ फिंगर को ए से लेके बी पे लेके जाना है। अरे यस और नो बच्चों बोलो, ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल में आपने सीखा था ना स्टैंडर्ड 11 में कि कर्ल ऑफ फिंगर को कहाँ लेके जाओगे स्टूडेंट्स, तो समझो उसको आप ए से बी की तरफ लेके जाओगे। तो जैसे ही आप इसको ए से बी की तरफ लेके जाओगे तो ऑब्वियसली आपका थंब जो है वो बाहर की तरफ आएगा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो हुआ वो अपवर्ड हो गया। सिमिलरली सेम डायग्राम में अगर हमको बी क्रॉस ए कैलकुलेट करना है, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे कुछ आपके पास स्टूडेंट्स बी वेक्टर है, तो ऑब्वियसली जब आपको बी क्रॉस ए कैलकुलेट करना है इसका मतलब कर्ल ऑफ फिंगर को बी से ए की तरफ लेके जाना है। तो बताओ थंब कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आप कर्ल ऑफ फिंगर को बी से ए की तरफ घुमाओगे, कर्ल ऑफ फिंगर को राइट हैंड के, हाँ, तो अंदर जाएगा। तो आपको समझ में आया कि दिस इज अंदर हो गया, राइट। तो इससे हमको ये समझ आया स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग बी क्रॉस ए निकालते हैं स्टूडेंट्स, बी क्रॉस ए, तो ऑब्वियसली है हमारा जो डायरेक्शन आया वो बेसिकली इनवर्ड आया स्टूडेंट्स। तो इससे हम लोग एक चीज़ कंक्लूड कर पाए कि ए क्रॉस बी जो होता है दिस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होता डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए अंदर की तरफ है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए हम लोग इसको हमेशा लिखते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो माइनस बेसिकली क्या बताता है स्टूडेंट्स कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं स्टूडेंट्स। अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर हम दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए क्रॉस बी का मॉड और बी क्रॉस ए का मॉड, ये इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो ये वाला फॉर्मूला को देखो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला को, तो चाहे आप ए क्रॉस बी लिखो तब भी आप ए बी साइन थीटा ही लिखोगे, चाहे आप बी क्रॉस ए लिखो तब भी आप बी ए साइन थीटा लिखोगे। तो ए बी और बी ए को अगर मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होता है। लेकिन नॉर्मल अगर वेक्टर के वाइज बात करेंगे तो दोनों जो है अनइक्वल होता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड होता है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होता है कि नहीं बच्चों? ये बात आपको समझ आया? यस और नो बोलो बच्चों। यस सर। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे थोड़े ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा बच्चों कि यहाँ आपके पास भी वेक्टर है, यहाँ आपके पास बी वेक्टर, दिस इज बेसिकली भी वेक्टर एंड दिस इज बेसिकली बी वेक्टर स्टूडेंट्स। तो दोनों वेक्टर साथ में साइन थीटा है। तो हमको ये बात पता है स्टूडेंट्स, इसको मतलब ये जो फॉर्मूला है, सुनोगे ध्यान से, क्या चीज़ हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स, मतलब ये जो तुमको दिख रहा है, मतलब ये जो फोर्स है इसको अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है
तो यहाँ Q इज इक्वल टू कितना होगा, या फिर हम इसको V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखेंगे, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, या और मतलब या हम लोग इसको Q B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखेंगे। दोनों में से कोई एक ही ट्रू होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको पता है V क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस B, है कि नहीं स्टूडेंट्स। क्या V क्रॉस B जो होता है वो इक्वल होगा B क्रॉस B का, बोलो बच्चों यस और नो। अरे बोलो बच्चों, B क्रॉस B क्या B क्रॉस B का इक्वल होगा? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस जगह पे सीखा, ये वाला में देखो कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A का इक्वल नहीं होता। A क्रॉस B कैन नॉट बी इक्वल टू B क्रॉस A, है ना। इस तरीके से सिमिलरली उसी के तरीके से हम लोग बोल सकते हैं V क्रॉस B कभी भी B क्रॉस B का इक्वल नहीं होता, क्योंकि मान लो अगर V क्रॉस B का डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसका ऑब्वियसली डाउनवर्ड होगा, या इसका अगर डाउन है तो ये अपवर्ड होगा, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब इन दोनों में से, मतलब ये जो दोनों हम यहाँ पे लिखे, इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा स्टूडेंट्स। अब सवाल ही उठता है कि कौन ट्रू होगा, है ना, ये हम लोग को चेक करना है। तो वो चेक हम कैसे करेंगे बच्चों, उस चीज़ को सोचो। तो वो चेक हम लोग फोर्स के डायरेक्शन से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपके पास V क्रॉस B या B क्रॉस B का डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन से मैच करना चाहिए, है कि नहीं स्टूडेंट्स। अरे यस और नो बोलो, है ना, मतलब जो फोर्स डायरेक्शन से मैच करना चाहिए, समझ में आया। तो जब हम लोग V क्रॉस B या B क्रॉस B इन दोनों में से जो फोर्स के डायरेक्शन से मैच करेगा वही ट्रू होगा। अब बात को समझो, अगर ऊपर वाला डायग्राम में देखते हैं ध्यान से स्टूडेंट्स, तो समझेंगे ऊपर से। तो ऊपर वाला डायग्राम में हम लोगों ने क्या देखा कि वेलोसिटी वेक्टर जो है ये कुछ ऊपर की तरफ है स्टूडेंट्स, और फोर्स वेक्टर जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स। बात समझ में आया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, फोर्स जो है वो लेफ्टवर्ड है। ये समझ आ रहा है आपको बच्चों? अरे यस और नो? यस सर। हाँ, अब देखो, अगर आप इसको सपोज, हाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, अब बात को समझोगे स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है और वेलोसिटी वेक्टर जो है ऊपर की तरफ है। तो कर्ल ऑफ फिंगर को अगर B से B की तरफ घुमाते हो, बात समझ में, ऐसे घुमाओ, क्योंकि B आपका अंदर है स्टूडेंट्स। अरे यस और नो कुछ तो बोलो। तो B आपका अंदर है, तो B से B की तरफ कर्ल ऑफ फिंगर को घुमाओ। देखो हम एरो भी आपको दिखा दिए कि ऐसे घुमाओ बच्चों, कर्ल ऑफ फिंगर को राइट हैंड का घुमाओ। तो कहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स फोर्स, लेफ्ट आ रहा है कि राइट आ रहा है? अरे बच्चों बोलो, ऐसा मत, साइलेंट मत रहा करो, एक तो ऑनलाइन क्लास है, नहीं बोलोगे तो काम नहीं चलेगा, समझ नहीं आता है बच्चों, ठीक है ना, बोलो। यस सर। यस, हाँ, तो इसका मतलब फोर्स कहाँ आ रहा है बच्चों, बोलो, राइट वर्ड आ रहा है कि लेफ्ट वर्ड आ रहा है? राइट वर्ड। हाँ राइट वर्ड आ रहा है, राइट वर्ड इधर आ रहा है फोर्स, V क्रॉस B करोगे सर लेफ्ट वर्ड आ रहा है। लेफ्ट वर्ड आ रहा है। सर क्या बी? वापस से बोलते हैं, देखो वापस से बोलते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये तुम्हारे पास अगर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज बेसिकली B है बच्चों, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स, है ना। और आपने वेलोसिटी कहाँ पे डाला है बच्चों, तो वेलोसिटी ये V वेक्टर इधर है। सोचो अगर हम लोग V से B, अगर हम लोग V क्रॉस B को चेक करते हैं, पहले कौन सा, किसको चेक कर रहे हैं, सोचो इनिशियल स्टेज में वी आर जस्ट चेकिंग दिस वन कि इसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है। तो V क्रॉस B है, इसका मतलब V से B की तरफ घुमाना है कि नहीं। सोचो अगर V से B की तरफ घुमाते तो B अंदर की तरफ है, तो मतलब अपने कर्ल ऑफ फिंगर को आप इधर घुमाओगे ना, अंदर की तरफ, V क्रॉस B, समझ आया? V से तो B सर राइट वर्ड ही आ रहा है ना। कैसे राइट वर्ड आ रहा है स्टूडेंट? सर लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड आ रहा है ना। देखो V ऊपर, 4 फिंगर को ऊपर करो, अपने 4 फिंगर को ऊपर करो प्रिंस, किया? हाँ सर। अब मैग्नेटिक फील्ड हाँ, कहाँ है? यस सर लेफ्ट वर्ड आ रहा है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? ठीक है सर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर हाँ, की सर, तरफ समझ आ गया। रहा है, तो ऑब्वियसली है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें हम फोर्स ऊपर की इधर तरफ आएगा, हाँ ये फोर्स तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में आ रहा है। सोचो अगर B क्रॉस B करते, नीचे वाला को भी चेक करके देखते हैं, ये नीचे वाला को चेक करते हैं, तो आपको देखो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर है B आपका अंदर की तरफ है, B अंदर की तरफ है और वेलोसिटी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इस तरीके से, और तो राइट आता। हाँ तो देखो इस B क्रॉस B अगर करते तो ऑब्वियसली बात है 4 फिंगर को इनवर्ट घुसाते, है कि नहीं स्टूडेंट्स? 4 फिंगर को इनवर्ट घुसाते स्टूडेंट्स, 4 फिंगर को अंदर की तरफ रखो और V की तरफ घुमाओ। हम खैर ये आपको इससे दिखा दे रहे हैं, है ना, फिलहाल हम यहाँ पे बता देते हैं। जब 4 फिंगर को आप अंदर की तरफ घुसाओगे और V की तरफ घुमाओगे
तो आपका जो फोर्स आएगा मतलब भी क्रॉस भी का जो डायरेक्शन आएगा वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, लेकिन आपका फोर्स तो इस डायरेक्शन में है, मतलब ये गलत है स्टूडेंट्स। ट्रू कौन है? तो ये वाला ट्रू है, मतलब भी क्रॉस बी इज द ट्रू। समझ आया स्टूडेंट? अरे यस और नो कुछ Yes, तो बोलो। sir. हाँ यस सर। हाँ, तो दोनों में से ट्रू कौन है बच्चों? तो देखो स्टूडेंट्स, ट्रू जो है वो आपके पास ये वाला फॉर्मूला ट्रू है, दिस फॉर्मूला इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पे जो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन आया वो फोर्स के डायरेक्शन के साथ मैच कर गया, मतलब ये ट्रू है। और नीचे वाला जो फॉर्मूला है ये फोर्स डायरेक्शन के साथ मैच नहीं किया, मतलब ये गलत है, ये सही है स्टूडेंट्स, है कि नहीं वेक्टर फॉर्म में? समझ आ रहे हैं बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। यस सर। इस Yes, तरीके sir. से, हाँ चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज आपका ये काम आने वाला है अगर, क्योंकि अब इसको हटाने वाले हैं हम यहाँ से। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? यस सर। चलो Yes, गुड। sir. हाँ, तो इससे हम लोग को ये समझ आ गया कि अगर हम लोग यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो वी अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि जो इसका वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर फॉर्म, बात समझोगे सभी कोई? वेक्टर फॉर्म जो होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं भी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अरे यस और नो कुछ बोलो, समझ आ रहा है आपको कि हमने ऐसा क्यों बोला? ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा हमने क्यों बोला ये आपको समझ आया। और आपको पता है, जैसे कि आपको पता है वेक्टर फॉर्म है तो ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका दो चीज़ होना चाहिए, एक इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। तो अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे, मैग्नीट्यूड, बात समझोगे? ओके, तो मैग्नीट्यूड पे कैसे बात कर सकते हैं? तो मॉड एफ इज इक्वल टू, बात समझोगे, तो यहाँ पे क्यू भी बी साइन थीटा, इसके मैग्नीट्यूड पे हम इस तरीके से बात कर सकते हैं बच्चों, एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, राइट? एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हो गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना, बिकॉज भी क्रॉस भी साइन थीटा होता है, इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हो गया। कोई भी सर्टेन एंगल के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना? तो इसको एक और चीज़ बोलते हैं, जब हम लोग लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स, कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स, ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स है ये स्टूडेंट्स, राइट? दिस इज बेसिकली अ मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स, ऐसा बोल सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है ना? बाद में पता चलेगा जब लॉरेंज फोर्स का जब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी लिखेंगे तो खैर दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन, लेकिन फिलहाल आप समझो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है। नेक्स्ट इसका बात है स्टूडेंट्स डायरेक्शंस निकालने का, राइट? सो डायरेक्शन खैर हम लोग बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं, अभी ऑलरेडी एक मेथड आपको हम सिखाएं, जिसको पहला जो रूल है डायरेक्शंस निकालने का उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, जो अभी हम आपको बताएं। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन कुछ रूल्स हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। नंबर 1 सबसे पहला होता है स्टूडेंट्स राइट हैंड थंब रूल, इससे हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं इसका डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, राइट थंब रूल। देखो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कुछ फिलहाल के लिए हम लोग इसको कुछ ऐसे समझते हैं, मान लो कि यहाँ तुम्हारे पास भी है और यहाँ तुम्हारे पास बी है, ऐसे है ना, सॉरी ये बी है इधर बी है, और कुछ इस तरीके से ऐसे हम लोग इसको दिखा दिए, राइट? और अगर ध्यान से देखो, दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी वेक्टर, और ये बेसिकली यहाँ पे क्यू है चार्ज, समझ गए? एंड दिस एंगल इज बेसिकली थीटा, ओके? और नेक्स्ट टाइम पे ऐसे मत दिखाओ इसको, सॉरी इसको ऐसे नहीं दिखाते हम। वेलोसिटी वेक्टर को मान लो कि हम कुछ ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिए, इधर चार्ज पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किए। दिस इज बेसिकली स्टूडेंट्स आप समझो ये क्यू है, राइट? और ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, और ये बेसिकली ये भी वेक्टर है, समझ गए? तो देखो स्टूडेंट्स, तो हम आपको क्या सिखाए कि डायरेक्शन फोर्स का निकालने के लिए आप भी से लेके बी की तरफ घुमाओगे कर्ल ऑफ फिंगर को। अरे यस और नो कुछ तो बोलो, अरे बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो। Yes, sir. समझ में आया? तो आपको समझाया कि भी से बी की तरफ घुमाओगे, तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन कहाँ आएगा बच्चों? बोलो, भी से लेके बी की तरफ घुमाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे आएगा बच्चों? सर आउटवर्ड। आउटवर्ड आएगा, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, तो ऑब्वियसली आप भी से लेके बी की तरफ करोगे,
तो ये आपका आउटवर्ड आएगा, है ना स्टूडेंट्स। आप घुमाओ ना अपने कर्ल ऑफ फिंगर को इस डायरेक्शन में, भी से लेके बी की तरफ घुमाओ, लेके जाओ, तो कहाँ आया बच्चों फोर्स का डायरेक्शन, बोलो Outward. आउटवर्ड आया ना। हाँ चलो इस तरीके से, तो ये आउटवर्ड हुआ ऐसे। और दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सर एक बार घुमा के दिखाइए ना। क्या घुमा के दिखाए, बता दे रहे अभी अभी हम आपको ना ये स्पॉटलाइट फीचर ऑन करके सब बता दे रहे, खाली एक बार देख लो, ठीक है ना, कैमरा में दिखा दे रहे। देखो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पे अगर भी की तरफ दिखाए तो बेसिकली क्या है, तो एफ वेक्टर आपको पता है क्यू और भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कुछ ऐसे, तो ऑब्वियसली है स्टूडेंट्स इसको भी से लेके बी की तरफ घुमाएंगे, तो भी से लेके बी की तरफ घुमाएंगे तो कहाँ आ रहा है थंब, बोलो स्टूडेंट्स Inward. इनवर्ड आ रहा है। तो इस दोनों में फोर्स को हम लोग इनवर्ड देखें, पहले रूल लिख देते हैं प्रिंस, उसके बाद हम आपको कैमरा ऑन करके समझा दे रहे हैं, राइट प्रिंस? नहीं सर हो गया। समझ आ गया? समझ आ गया। चलो गुड देन, हम्म। समझ गए इस तरीके से। तो राइट हैंड थंब रूल में हम कैसे लिखते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल देखोगे स्टूडेंट्स, कर्ल ऑफ फिंगर पहला रूल है ये, कर्ल ऑफ फिंगर मस्ट बी मूव, देखोगे स्टूडेंट्स मस्ट बी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, भी वेक्टर टू बी वेक्टर, है ना। कर्ल ऑफ फिंगर मस्ट बी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ भी वेक्टर टू बी वेक्टर। बात समझ आया बच्चों, यस और नो, है ना। सो दैट थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आया स्टूडेंट? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. गुड, तो इस तरीके से हुआ। एक तो और एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पता है ना स्टूडेंट्स? हाँ सर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल इस तरीके से, एक ये भी रूल है, ठीक है ना। इसको याद रखने का एक बहुत कॉमन और फेमस तरीका होता है, आपको पता है, फादर मदर चाइल्ड होता है ना स्टूडेंट्स। तो देखो, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो हम कैमरा में आपको दिखाते हैं, मतलब कैसे हाथ को जनरली हम लोग रखते हैं, ठीक है, ठीक है। सर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं ना। हाँ 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 हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। देखो ये देखो, ये दिख रहा है आपको फोटो, कैमरा स्टूडेंट्स देखो दिखा रहे हैं, ये दिख रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, क्योंकि ये देखो ये जो कैमरा आपको दिख रहा है, तो क्या पता है ना, ये तीनों फिंगर को, ये आपको दिख रहा है, ये आपका थंब है स्टूडेंट्स, है कि नहीं? अरे बच्चों बोलो, ये दिख रहा है आपको, ये आपका थंब है स्टूडेंट्स, राइट। ये आपके पास क्या है, इसको हम लोग इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, यही बोलते हैं ना स्टूडेंट्स? यस सर। और इसको हम लोग मिडिल फिंगर बोलते हैं, मिडिल फिंगर, समझ में आया? दिस इज बेसिकली अ मिडिल फिंगर, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मिडिल फिंगर है स्टूडेंट्स, मिडिल फिंगर है। तो ऐसे याद रखो, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया? और नीचे वाला चाइल्ड मतलब करंट, तो यहाँ पे करंट रिप्लेस करेगा वेलोसिटी से, जब करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फोर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स? ये बहुत कॉमन है, आप स्टैंडर्ड मतलब 10th में भी इसको पढ़ चुके हो स्टूडेंट्स। यस सर। समझ आ रहा है? तो ये भी एक रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान से अगर आप समझेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, तो ये दो होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी वेक्टर, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, आपको यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है ना, जो बेसिकली थीटा है स्टूडेंट्स, है कि नहीं? बेसिकली समझ में आ रहा है? यस सर। मान लें दोनों एक्चुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लेकिन फिर भी थीटा पे हुआ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इसको ऐसे रखेंगे, इंडेक्स फिंगर जो आपका है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग रखेंगे इस डायरेक्शन में। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो जहाँ आपका थंब आएगा वो फोर्स बताएगा। अरे स्टूडेंट यस और नो कुछ तो बोलो। ठीक है ना। अब उसी के हिसाब से अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, तो बोलो स्टूडेंट्स, है ना। तो देखो अपना जो इंडेक्स फिंगर है उसको इस डायरेक्शन में रखो, ये इंडेक्स फिंगर है, दिस इज एन इंडेक्स फिंगर स्टूडेंट्स, इंडेक्स फिंगर को इस डायरेक्शन में रखो, और मिडिल फिंगर को यहाँ रखो, दिस इज मिडिल फिंगर। ऐसे स्ट्रेच करो, फोर्स कहाँ आ रहा है, अंदर बाहर, बताओ बच्चों।
आउटवर्ड आउटवर्ड आ रहा है, थंब आउटवर्ड आ रहा है ना स्टूडेंट्स, समझ आ रहे हैं हम Sir. आपको क्या बोले? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. यस सर इस तरीके से। तो सिमिलरली सोचो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ए इंडेक्स फिंगर। ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज, ये आपका इंडेक्स फिंगर है स्टूडेंट्स, इंडेक्स फिंगर, समझ गए स्टूडेंट्स? अरे यस और नो बोलो स्टूडेंट्स, ये इंडेक्स Yes, फिंगर है sir. और ये मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है स्टूडेंट्स। तो ऐसे सेट करो जैसे हम आपको दिखाए, मतलब जिस तरीके से आपने देखा वहाँ पे डायग्राम में। तो फटाफट बता दो बच्चों, कहाँ आ रहा है थंब आपका, अंदर की बाहर? मिडिल फिंगर को, हाँ मिडिल फिंगर को आप उधर सेट करो, मैग्नेटिक फील्ड को उधर सेट करो, तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? अंदर आ रहा है ना? अरे यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो ये भी एक रूल होता है स्टूडेंट्स, है ना? तो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा इस तरीके से, ठीक है? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे कुछ आपके पास है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, बोलो बच्चों, कि आपके पास तीन चीज़ है, एक तो है थंब, दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? इंडेक्स फिंगर, Index finger and middle finger. हाँ इंडेक्स फिंगर है स्टूडेंट्स, और थर्ड नंबर में मिडिल फिंगर आता है कि नहीं स्टूडेंट्स? मिडिल फिंगर। बात समझ आया बच्चों? यस और नो बोलो। Yes, sir. हाँ गुड। इंडेक्स फिंगर क्या बताता है स्टूडेंट्स? हम आपको तरीका सिखाया थे ना, फादर मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स। Force. हाँ, और इंडेक्स फिंगर क्या होता है? Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिकली हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट चाइल्ड होता है, लेकिन आप यहाँ पे चाइल्ड रिप्लेस होगा वेलोसिटी वेक्टर से, राइट? वेलोसिटी, मिडिल फिंगर, है ना? एंड दीज थ्री फिंगर्स मस्ट बी केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है कि नहीं स्टूडेंट्स? Yes, sir. म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच अदर। बात समझ आया स्टूडेंट्स? यस और नो फटाफट बोलो। कोई Yes, दिक्कत sir. बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? यस और नो समझ आ गया बढ़िया से? यस Yes, sir. हाँ, एक और रूल होता है स्टूडेंट्स, नंबर 3, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स नहीं, लेफ्ट हैंड पाम रूल बोलते हैं, ठीक है ना? उससे भी पता किया जा सकता है इसका डायरेक्शन, ठीक है ना? एक होगा स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड पाम रूल, लेफ्ट हैंड पाम रूल, ऐसे हो गया स्टूडेंट्स, पाम रूल ऐसे हो गया, लेफ्ट हैंड पाम रूल। समझ आ गया स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड पाम रूल एक को बोलते हैं बच्चों। सो देखो लेफ्ट हैंड पाम रूल क्या होता है, इससे भी हम लोग ऐसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड पाम रूल अब हम आपको दिखाते हैं, जस्ट रुको एक, जस्ट अ मिनट, हम आपको यहाँ पे लेफ्ट फ्लेमिंग्स को हटा देते हैं। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड, रुको, लेफ्ट हैंड पाम रूल तो बताएगा, लेफ्ट हैंड पाम रूल देखो यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, अगर मिल गया कुछ बढ़िया इमेज तो इट विल बी बेटर। ये देखो ये दिस वन, लेफ्ट हैंड पाम रूल, देखो यहाँ से ही आपको दिख जाएगा, समझा सकते हैं हम। ये दिख रहा है इमेज स्टूडेंट्स, बड़ा करके जो यहाँ पे दिख रहा है? Yes, sir. तो देखो स्टूडेंट्स बेसिकली कैसे करते हैं इसको हम लोग, ठीक है? तो ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले मतलब अपने जो हाथ को है, मतलब लेफ्ट हैंड को है स्टूडेंट्स, दिस इज राइट हैंड बता रहा है क्या? So right hand लिखा हुआ है. राइट हैंड लिखा हो ना, लेफ्ट हैंड चाहिए हमको। हाँ ये वाला काम आएगा, बढ़िया, दिस वन, ये लेफ्ट हैंड है, नहीं ये भी राइट हैंड ही है ना शायद? Yes, sir. खैर इसको जो दिया हुआ है दिया हुआ, आपको जो हम समझा रहे हैं वो समझोगे, ठीक है? सोचो कि ये लेफ्ट हैंड है, कहाँ हम अपनी लेफ्ट हैंड ढूंढने जाएंगे, ठीक है? लेफ्ट हैंड पाम रूल देखो स्टूडेंट्स, ये जो चार फिंगर्स, मतलब ऐसे जो फिंगर्स दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ से, ये जो फिंगर्स है, समझ में आ रहा है Yes, sir. स्टूडेंट्स? हाँ, तो इस तरीके से जो आपके पास यहाँ पे ऐसे फिंगर है, मतलब ये आपके पास हाथ को कुछ ऐसे रखोगे लेफ्ट हैंड को, बस समझ आए? लेफ्ट हैंड तो ज़्यादा बेटर होता, कहीं से लेफ्ट हैंड दिख ही नहीं रहा है। खैर जो भी है स्टूडेंट्स, देखोगे ध्यान से, अपना अपना आप इमेजिन कर लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना? इस तरीके से हाथ को बेसिकली लेफ्ट हैंड को ऐसे रखना है, समझ गए? सभी को अपना हाथ को वैसे रखो स्टूडेंट्स, रखा? अरे बोलो बच्चों, रखा कि नहीं रखा? चार Yes, फिंगर कैसे sir. स्ट्रेच करो, समझ में आया ना? मतलब आपको अगर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स तो आपको दिखेगा
कि आपको ये जो पूरा फिंगर है, मतलब इसको आप कुछ इस तरीके से प्लेस करोगे, ऐसे 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 करके इसको प्लेस करोगे, ऐसे मतलब स्ट्रेच करोगे पूरा। ये थंब को भी ऐसे स्ट्रेच करोगे स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? ये थंब को ऐसे भी, थंब को भी स्ट्रेच करोगे कुछ इस तरीके से। तो ऐसे स्ट्रेच करो बच्चों, और देखो स्टूडेंट्स, ऐसे जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो 4 फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी करो, ठीक है ना। 4 फिंगर्स लिखो स्टूडेंट्स, 4 फिंगर्स, जो आपके पास 4 फिंगर्स है, 4 फिंगर्स जो है उसको हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। 4 फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी करो बच्चों। कर लिया आपने? बोलो बच्चों यस और नो। जो आपका थंब है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, थंब को आप करो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। समझ गए स्टूडेंट्स? थंब को किधर करोगे? मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपका पाम कहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स? चेक करके बताओ, ऊपर कि नीचे? ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा है। देखो समझ में आ रहा है ना? 4 फिंगर को आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखो, थंब को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेकर के जाओ, तो पाम कहाँ आ रहा है? आपके फेस की तरफ आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये 4 फिंगर, चलो हम यहाँ पे हाथ बनाते हैं, राइट? ऐसे आपके पास 4 फिंगर्स है, 4 फिंगर्स। बता नहीं, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। इस तरीके से समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? तो मिल गया सर, फोटो भेजा हूँ सर ग्रुप पे। ग्रुप में भेजें आप? अभी व्हाट्सएप ऑन करना पड़ेगा, बहुत झमेला है। ठीक है, खैर समझ में तो आ रहा है ना विशाल? यस सर। चलो, तो इस तरीके से देखो, 4 फिंगर को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखे, ये थंब को यहाँ रखे, तो पम्प देखो बाहर की तरफ आया। अरे यस और नो बच्चों? यस सर। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज आउटवर्ड। 4 फिंगर को ऐसे करके आप रखो, तो देखो आपका जो पाम है वो आपके फेस की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो पाम जो आपका है वो मैग्नेटिक फोर्स बताएगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स। राइट स्टूडेंट्स, समझ आया? यस और नो बोलो। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखो बच्चों, ऊपर वाला में आप ध्यान से देखोगे तो 4 फिंगर्स जो आपके पास है, ये 4 फिंगर्स, ये 4 फिंगर्स को आप रखो यहाँ से, और ये जो थंब है ये इसको इधर लेके आ जाओ। तो आप देखो आपका पाम अंदर की तरफ घुस रहा है स्टूडेंट्स, है कि नहीं? 4 फिंगर को वेलोसिटी डायरेक्शन में रखो। यस सर। तो देखो आपके अंदर की तरफ जा रहा है, तो इनवर्ड आ रहा है। तो ये तीनों मेथड से स्टूडेंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बेसिकली मतलब फोर्स का डायरेक्शन। तो हम लोग हमेशा ये वाला मेथड प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको हम बताए थे ना कि पूरे मैग्नेटिज्म में हम लोग राइट हैंड थंब रूल को ही प्रेफर करेंगे। और अभी तक जो भी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा तो उसमें राइट हैंड थंब रूल ही स्टडी किया स्टूडेंट्स, बिकॉज ये बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है ना। तो पूरे मैग्नेटिज्म में वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस राइट हैंड थंब रूल। लेकिन ये तीनों में से कोई भी रूल लगा करके हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर एक चीज़ याद रखोगे तो आपका प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, फिर आपको बहुत सारी चीज़ याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत स्टूडेंट बोलो? नो सर। नो सर। ओके, चलो बच्चों देखो ध्यान से। ओके, तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से आया, राइट? देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब ना इसमें कुछ हम लोग करते हैं बच्चों स्पेशल केसेस, राइट? स्पेशल केसेस इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, स्पेशल केसेस स्टूडेंट्स। अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ स्पेशल केसेस क्या है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, स्पेशल केस में सबसे पहला जो स्पेशल केस आएगा, नंबर 1 जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्पेशल केस, इसमें हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री बेसिकली कितना है स्टूडेंट्स? तो दिस इज द एंगल बिटवीन, बोलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। यही है ना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर है ये थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सोचो तो बेसिकली इसमें देखो कि बेसिकली कैसे, तो मान लो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स, जस्ट हाँ छोड़ो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स। दिख रहा है आपको? अरे यस और नो कुछ तो बोलो।
तो बेसिकली दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे है। अब यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल, सपोज दिस इज आर प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, इस क्योंकि थीटा को जीरो करना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर, तो ऑब्वियसली इसका जो वेलोसिटी होगा वो जीरो करने के लिए कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये बेसिकली भी वेक्टर है स्टूडेंट्स। अरे यस और नो, कुछ तो बोलो, हाँ या ना बच्चों। Yes, sir. तो बेसिकली इस तरीके से हुआ स्टूडेंट्स, मतलब वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इस तरीके से भी एंड बी वेक्टर बोथ आर जीरो। तो बेसिकली आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो, ऐसे हो गया। तो फोर्स इज बेसिकली कितना, तो क्यू भी बी साइन थीटा, यही होगा ना स्टूडेंट्स। और साइन थीटा जीरो है तो इसका मतलब फोर्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो एफ इज इक्वल टू जीरो। नहीं बोल सकते, मतलब अगर मान लो किसी भी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देते हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है वो जो चार्ज पार्टिकल है वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। समझ में आई, ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन सोचो, नंबर 2, अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री आपको समझ में आया, तो आपको जैसा बताया थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर, राइट, इस तरीके से। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे बोले साइन थीटा इज इक्वल टू बेसिकली क्या स्टूडेंट्स, बोलो तो आपको समझ आया, ये जीरो है। तो यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर भी एफ इज इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज फॉर्मूला तो क्यू भी साइन थीटा ही होता है। तो साइन थीटा जीरो, तो आपके पास फोर्स भी जीरो स्टूडेंट्स। अरे यस और नो, कुछ तो बोलो। Yes, sir. हाँ चलो, तो बेसिकली फोर्स भी यहाँ पे जो हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये Q हो जाएगा प्लस Q, और देखो प्लस Q है, और यहाँ पे बेसिकली जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी डाला, क्योंकि 180 डिग्री करना है। तो ऑब्वियसली बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा तभी 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमको फोर्स मिला। तो अल्टीमेट हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किए, तो हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी, बात समझोगे, इज गिवन वेलोसिटी, ठीक है ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। है ना, when a charge particle is given velocity parallel or anti-parallel to the magnetic field, then it will not experience any force। नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, अरे बोलो। Yes, sir. It will not experience any force, ऐसे experience any force, ऐसे हो जाएगा, that will not experience any force। कोई दिक्कत बच्चों, अरे यस और नो कुछ तो बोलो, समझ आया आप सभी को। Yes, sir. हाँ, इसका तीसरा कंडीशन भी है, मतलब ऐसे है, लेकिन थर्ड कंडीशन देखो ध्यान से, जिसको हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्शन बोलते हैं, राइट। दिस इज बेसिकली नेम्ड एज नॉर्मल प्रोजेक्शन। नॉर्मल प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रोजेक्शन इसमें होता है कि अगर नॉर्मल प्रोजेक्शंस का बात करेंगे तो बेसिकली कैसे हो जाएगा, नॉर्मल प्रोजेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। थीटा 90 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो बेसिकली 90 डिग्री। स्टूडेंट समझ आ रहा है बात, अरे यस और नो बोलो। Yes, sir. हाँ, तो अब देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा जो है वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखो, तो आपके पास ये क्रॉस है, क्रॉस बेसिकली किस चीज़ को बता रहा है, तो क्रॉस बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, है ना। दिस बेसिकली सजेस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस। ऐसे सपोज इस तरीके से,
समझ आया स्टूडेंट्स? क्रॉस बेसिकली क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है स्टूडेंट्स, समझ आया? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, अरे बोलो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है। आपको पता है ऑब्वियसली है कि आपका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा तो वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इधर जाएगा स्टूडेंट्स, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? तभी ना आपका होगा, आप समझे कि आपका जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है ये है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो भी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो नॉर्मल प्रोजेक्शन हुआ, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, अब फटाफट आप एक चीज़ सोचो बच्चों, अगर हम आपको बोले कि दिस इज बेसिकली ईस्ट, ये आपके पास वेस्ट, ऊपर का नॉर्थ और नीचे का साउथ है, आप सिर्फ बताना स्टूडेंट्स कि फोर्स डायरेक्शन कहाँ पे होगा? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है स्टूडेंट्स, तो भी क्रॉस बी घुमाओ, भी से बी की तरफ हाथ घुमाओ, तो फोर्स कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहाँ पे आएगा फोर्स? बी से बी की तरफ। घुमा के देखो बच्चों, तो भी से बी की तरफ घुमाना है, मतलब अंदर की तरफ घुमाना है स्टूडेंट्स, भी से बी, क्योंकि बी आपका अंदर है। तो बताओ बी से बी की तरफ घुमा रहे हो तो थंब कहाँ आ रहा है? नॉर्थ की तरफ कि साउथ की तरफ? साउथ की तरफ। साउथ की तरफ आ रहा है, ठीक से देखो, बी से बी की तरफ। आज कैमरा इंस्टॉल नहीं किए तो अदरवाइज कैमरा ऑन करके दिखाते। बोलो स्टूडेंट्स कहाँ आ रहा है? नॉर्थ की तरफ कि साउथ की तरफ? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ होगा ना। भी 4 फिंगर को आप लो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है स्टूडेंट्स? अंदर है कि बाहर है? इनवर्ड। इनवर्ड है, तो आप अपने कर्ल ऑफ फिंगर को अंदर की तरफ घुमाओ स्टूडेंट्स, भी से बी की तरफ, बी अंदर है तो कर्ल ऑफ फिंगर अंदर की तरफ घूमेगा, राइट हैंड का। 4 फिंगर को भी के डायरेक्शन में लो, आप देखो स्टूडेंट्स। हाँ नॉर्थ तरफ होगा। हाँ, 4 फिंगर को, ये जो आपके पास 4 फिंगर है ना स्टूडेंट्स, ये जो 4 फिंगर है ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखो, दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन। और आपके क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ये 4 फिंगर को अंदर की तरफ घुमाओ, तो आपका जो बेसिकली थंब है, देखो थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है, अरे है कि नहीं? यस सर। समझ में आ रहा है? इसको भी क्रॉस भी अंदर की तरफ घुमाओ, तो फोर्स कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ आया है, मतलब नॉर्थ आया है स्टूडेंट्स। कैमरा आज इंस्टॉल नहीं किया, अदरवाइज कैमरा ऑन करके दिखाते। तो यहाँ पे आपके पास फोर्स है स्टूडेंट्स, देखो फोर्स इधर काम किया, राइट, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर आप इसको समझ पाए तो इट्स बेटर, ठीक है ना, अदरवाइज अगले क्लास में कैमरा इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे इसको बढ़िया से, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, तो प्लस क्यू है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से सोचो तो वेलोसिटी का काम है चार्ज पार्टिकल को इधर लेके जाना, फोर्स का काम है अपनी तरफ खींचना। तो एज अ रिजल्ट चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा? वेलोसिटी की तरफ जाएगा कि फोर्स की तरफ जाएगा कि बीच की तरफ कहीं घूम जाएगा? क्या होगा स्टूडेंट्स? सर रिपीट। हम ये बोले कि चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी का काम है चार्ज पार्टिकल को इधर लेके जाना, फोर्स का काम है अपनी तरफ खींचना। तो एज अ रिजल्ट ये चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि बीच में कहीं ऐसे घूम जाएगा? क्या होगा? और बीच में घूमेगा। बीच में घूम जाएगा। समझ में आया? क्योंकि वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को इधर लेके जाने का कोशिश करेगा, फोर्स इधर खींचेगा, एज अ रिजल्ट चार्ज पार्टिकल कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम जाएगा। चलो घूम गया, सपोज ये चार्ज पार्टिकल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे घूमा, सपोज हम इसको बनाते हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो ये कुछ ऐसे घूम गया। इनफैक्ट हम ब्लू से ही बनाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चार्ज पार्टिकल मान लो कि कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे घूमा, यहाँ पे कहीं घूम गया चार्ज पार्टिकल ऐसे। अब मान लो चार्ज पार्टिकल जब वहाँ पे पहुँचा बच्चों, तो ध्यान से देखो, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ, दिस इज अ वेलोसिटी वेक्टर, राइट बच्चों। और हाँ, और आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है। वापस से बताओ, वही लॉजिक लगा के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फोर्स कहाँ लगेगा? आपका जो हाँ, आपका जो 4 फिंगर है राइट हैंड का, ये 4 फिंगर है स्टूडेंट्स, तो ये आपका थंब है, ठीक है ना, ये आपका 4 फिंगर है। तो 4 फिंगर को भी से बी की तरफ, तो बी अंदर की तरफ है तो ये अंदर की तरफ घूमेगा स्टूडेंट्स। तो 4 फिंगर अंदर की तरफ घुमाओ तो थंब कहाँ आ रहा है?
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ West. साउथ, वेस्ट आ रहा है। समझ आ रहा है हम क्या करने बोल रहे हैं? अरे यस और नो बोलो। यस सर। तो इस तरीके से आपका थंब जो है वो अंदर की तरफ आएगा। तो समझ आया आपको कि आपका जो फोर्स काम करेगा वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब इधर फोर्स काम किया, ऐसे बोले। तो दिस इज बेसिकली फोर्स। वापस से देखो स्टूडेंट्स, चार्ज पार्टिकल का काम है वेलोसिटी को इधर लेके जाना, मतलब सॉरी, वेलोसिटी का काम है चार्ज पार्टिकल को ऊपर लेके जाना, फोर्स का काम है अपनी तरफ खींचना। तो एज अ रिजल्ट चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा? बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ जाएगा कि यहाँ कहीं जाएगा? बोलो। सर बीच में घूमेगा। ये 3 नंबर 1 2 3 क्या ट्रू होगा? 3. ऑब्वियसली 3 होगा। यस स्टूडेंट, है ना? तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ Yes. हाँ कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ये घूम गया, ऐसे मान लो यहाँ पहुँचा। तो मान लो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचा, बात समझोगे बच्चों, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, तो ये दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। अरे है कि नहीं बच्चों? और बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, तो बताओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे, कहाँ होगा डायरेक्शन फोर्स का? South. क्या होगा, नॉर्थ कि साउथ? South. साउथ। South, sir. साउथ। तो ऑब्वियसली बात है ना कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने राइट हैंड का जो 4 फिंगर है, दिस इज योर 4 फिंगर एंड दिस इज योर थंब, है ना? जब आप इसको ऐसे घुमाओगे स्टूडेंट्स, दिस इज योर थंब, इसको कहाँ घुमाना है? बी अंदर की तरफ है, तो 4 फिंगर को अंदर की तरफ घुमाओगे तो थंब इधर आ रहा है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? 4 फिंगर को वेलोसिटी के डायरेक्शन Yes, में sir. रखोगे, 4 फिंगर को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखोगे और अंदर की तरफ घुमाओगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है स्टूडेंट्स, है ना? अंदर की तरफ घुमाओगे तो थंब आपका नीचे आएगा, मतलब फोर्स नीचे आ गया, है कि नहीं बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। Yes, sir. तो बेसिकली दिस इज फोर्स। तो ये आपके पास यहाँ पे फोर्स कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम किया, राइट? तो ऐसे फोर्स आपका काम किया। उसके बाद देखो फिर से वापस से रिजल्ट तो वही हुआ कि सपोज कि वेलोसिटी का काम है चार्ज पार्टिकल को इधर लेके जाना, फोर्स का काम है इधर लेके जाना, तो एज अ रिजल्ट ये ऐसे घूम जाना है कि नहीं बच्चों? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. तो मान लो फिर चार्ज पार्टिकल जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे घूम गया। तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? इसका वेलोसिटी बोलो बच्चों, कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अरे यस और नो बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। फिर देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अंदर की तरफ है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? अंदर की तरफ, और वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। तो बोलो बच्चों कहाँ आएगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फोर्स कहाँ बनेगा? ईस्ट। वेरी गुड बच्चों, हाँ। ईस्ट। तो आपको समझ में आया कि ये जो आपके पास होगा वो ईस्ट होगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो एज अ रिजल्ट ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे घूम जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं समझे? देन चार्ज पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग अराउंड अ सर्कल। नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। देखो ये सर्कुलर पाथ में घूमना Yes, नहीं sir. शुरू कर गया। आपने जैसे ही चार्ज पार्टिकल को इधर वेलोसिटी दिया मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर, चार्ज पार्टिकल क्या हो गया? सर्कुलर ट्रैक में घूमने लग गया, ऐसे ऐसे रोटेट करने लग गया। अरे हाँ या ना बच्चों? यस सर। हाँ, तो ये घूमने लग गया। तो जैसे ही ये घूमेगा तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो ये सेंटर है तो इसका रेडियस कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके घूमने का टाइम पीरियड कितना होगा, इसके घूमने का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो ये सब चीज़ नहीं कैलकुलेट कर सकते बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। वेरी गुड बच्चों। देखो यहाँ से, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी, बात समझेंगे, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is given velocity, right? It's given velocity perpendicular to the magnetic field, when a charge particle is given velocity perpendicular to the magnetic field, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना? perpendicular to the magnetic field, then it will start rotating around a circular path, then it will start rotating around a circular path.
समझ आया स्टूडेंट्स? सर्कुलर पाथ, ये समझे ना हम लोग ऐसे कैसे हुआ बच्चों, बोलिए। यस सर। अब देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए, राइट, ये पूरा जो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए। अब लॉजिकली समझना, ये जो फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है, राइट, तो ये फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है कि नहीं? मतलब ये सारा का सारा फोर्सेस जो है, जितने भी फोर्सेस हमने देखे, ये सारा का सारा कहाँ काम कर रहा है स्टूडेंट्स? तो ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अरे हाँ, Yes, ये ना sir. बच्चों, तो लॉजिकली सोचो कि ये पार्टिकल को सर्कुलर ट्रैक में घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो ये वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। यही वाला जो फोर्स है, यही पार्टिकल को सर्कुलर ट्रैक में घुमा रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? ये वाला फोर्स ही जो है वो पार्टिकल को सर्कुलर ट्रैक में घुमा रहा है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, यही वाला जो फोर्स होगा इस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे कि आप जानते हैं सर्कुलर मोशन में वो कोई नया फोर्स नहीं होता है ना। ये मतलब वो वाला फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो भी चार्ज मतलब जो भी किसी भी पार्टिकल को घुमाता है, जो भी फोर्स, चाहे वो टेंशन फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, कुछ भी फोर्स हो, वॉट एवर द फोर्स, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो, जो भी फोर्स जो भी फोर्स पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाता है वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि नहीं स्टूडेंट? तो यहाँ Yes, पे sir. ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, बिकॉज जो मैग्नेटिक फोर्स है वही चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर ट्रैक में घुमा रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। बच्चों बोलो यस और नो, कुछ तो बोलो। यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा बच्चों, ठीक है। सो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है क्यू भी बी जो मैग्नेटिक फोर्स है, तो क्यू भी बी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो क्यू भी बी साइन 90 इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर। यस और नो बच्चों, बोलो यस और नो। यस सर। तो दिस भी एंड दिस भी विल गेट कैंसिल, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं तो क्यू इंटू बी इज इक्वल टू, क्योंकि भी तो कट गया है कि नहीं बच्चों, तो यहाँ से सीधा हम लोग आर ही निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट्स, उतना क्या लिखना, सीधा हम लोग यहाँ से आर का एक्सप्रेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बोलो आर इज इक्वल टू सो एम बी बाई क्यू बी। अरे यस और नो बोलो बच्चों। यस सर। तो एम बी बाई क्यू बी, तो अगर आपको जो चार्ज पार्टिकल को घुमा रहे हो, अगर उस चार्ज पार्टिकल का आपको मास पता है, राइट, और उस चार्ज पार्टिकल को कितना वेलोसिटी दिया अगर आपको वो पता है, उस चार्ज कौन से चार्ज पार्टिकल को घुमा रहे हो उसका चार्ज पता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड पता है, ठीक है ना, तो आप बेसिकली ये बता सकते हो कि इस चार्ज पार्टिकल का रेडियस कितना होगा, है ना। तो दिस फार्मूला गिव्स रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दिस फार्मूला गिव्स रेडियस ऑफ द ट्रैक, गिव्स रेडियस ऑफ द ट्रैक। बात समझ आया बच्चों, रेडियस ऑफ द ट्रैक। अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो देखो इधर, नेक्स्ट अगर सोचो इसका टाइम पीरियड निकालें, तो टाइम पीरियड क्या होता है, क्या आपको पता है कि टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल, है ना, इन वन रोटेशन। अरे यस और नो। यस सर। हाँ, तो टाइम पीरियड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। यस सर। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो बोलो बच्चों, एक रोटेशन में अगर मान लो इसका स्पीड भी है, तो एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो अभी असली बात है 2πr ट्रैवल करेगा, बिकॉज सर्कल है। और कितना टाइम लेगा, टाइम पीरियड, उसी को तो हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। Yes, so sir. that implies that v is equal to 2π डिवाइडेड बाई t, और यहाँ पे r के जगह पे कितना लिख देंगे, तो एम बी बाई क्यू बी, एम बी बाई क्यू बी। तो देखो दिस भी एंड दिस भी विल गेट कैंसिल, तो ऑब्वियसली t इज इक्वल टू 2π m बाई क्यू बी, 2π m डिवाइडेड बाई क्यू बी। समझ गए स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। तो t इज इक्वल टू 2π m बाई क्यू बी। दिस फार्मूला गिव टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, दिस फार्मूला, ये जो आपके पास फार्मूला है, दिस फार्मूला गिव्स टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, है ना, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। सिमिलरली अगर हम लोग चाहे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं,
राइट, फ्रीक्वेंसी है कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 1/t लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी 1/t लिखते, तो उल्टा कर देंगे स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया QB/2πm, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, उल्टा कर देंगे तो QB/2πm। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया स्टूडेंट्स। तो दिस इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, जो बेसिकली 2πf होता है, या 2π/t या 2πf होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 2π कट जाएगा, तो दिस विल बी QB/m, ऐसे हो जाएगा। तो दिस विल गिव फॉर्मूला फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अरे यस और नो बच्चों, कुछ तो बोलो, समझ आया? यस सर। तो इस तरीके से है ना। अब याद रखना, जब हम लोग अगला दिन में न्यूमेरिकल करेंगे ना इसका, तो कुछ कुछ चीज़ इसमें नोट करने वाला बात होगा। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, है कि नहीं। जो भी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा सेंटर की तरफ काम करेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। इससे क्या क्या ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमेशा सेंटर की तरफ काम करेगा, राइट। दिस ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये पहला चीज़ है। अगर मान लो, अगर हम आपको बोले कि सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है, तो मान लो कि जेड एक्सिस बाहर की तरफ पॉजिटिव है, अंदर की तरफ नेगेटिव है। इसका मतलब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ दिए और वेलोसिटी आप दे दिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो फोर्स आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ रखे रहेगा। इसका मतलब जो सर्कल घूमेगा वो सर्कल आपका एक्स वाई प्लेन पे होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। सर्कल कौन से प्लेन पे होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना। सर्कल जो होता है वो कौन से प्लेन पे होता है, तो ऑब्वियसली याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी डाला और जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स डाला, तो वेलोसिटी और फोर्स का जो एक्सिस होगा, मान लो कि वेलोसिटी का एक्सिस x है और फोर्स का एक्सिस अगर y है, बात समझ गए, तो इसका मतलब जो सर्कल है वो XY प्लेन पे घूमेगा। बात समझ आया स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, सर्कल जो है वो हमेशा XY प्लेन पे घूमेगा स्टूडेंट्स। सर्कल विल मूव इन XY प्लेन, ऐसा बोल सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास। अरे यस और नो, कुछ तो बोलो। यस सर। समझ में आया? तो याद रखिएगा, दो ऑब्जर्विंग पॉइंट, मतलब जो बेसिकली नोट करके आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। इसके बाद हम अपना क्लास खत्म करेंगे, ओके। तो नोट करके लिख सकते हैं, बिकॉज ये न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स है जो आपको समझना है। सबसे पहला होता है कि जैसे मान लो कि तो वेलोसिटी जौन से एक्सिस पे होगा और फोर्स जौन से एक्सिस पे होगा, तो फोर्स और वेलोसिटी के एक्सिस पे सर्कल घूमता है। पहला आप इसको लिख लेना यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होता है, दिस इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। दो चीज़ एकदम दिमाग में रखना है, तभी क्वेश्चंस बनेगा। समझ आया बच्चों? अरे यस और नो? यस सर। तो ये दो पॉइंट्स आप नोट करके अपने नोटबुक में आज ही लिख लोगे, मतलब आफ्टर क्लास यू जस्ट नोट इट डाउन। हम आपको समझाएं कि जैसे कि मान लो, देख लो वेलोसिटी कौन से एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पे। फोर्स कौन से एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे। तो वेलोसिटी और फोर्स जो एक्सिस पे होगा उस एक्सिस पे वो घूमेगा, उस प्लेन पे वो घूमेगा, मतलब एक्स वाई प्लेन पे घूम रहा है। और फोर्स जो होता है, दिस इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इससे हम लोग अगले क्लास में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों? सो हाँ, दिस इज द थिंग दैट